Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Impact of Globalization in India of Class 10th Economics Chapter number 4. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इंडिया पे क्या असर रहा है। तो पिछले 20 सालों में इंडियन इकोनॉमी में ये जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। 1991 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज आई थी जिसमें इंडिया ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करता है, जिसमें हमारे जो देश की गवर्नमेंट है उसने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया कि हमारे देश में बाहर के लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एंड हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो भी दूसरे देश में जाके ऑपरेट कर सकती हैं। बाहर से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा ओपन हो गई। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है अब ये और ज्यादा आगे बढ़ चुका है पिछले 20 सालों में। अब इसका क्या असर रहा है हमारे देश के लोगों की लाइफ के ऊपर, तो इसको हम देखेंगे कुछ एविडेंसेस के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा असर हुआ है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के लाइफ पर। तो स्पेशली अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी लाइफ में क्या है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है। अब भले ही इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब दो इंडियन प्रोड्यूसर्स आपस में कम्पीट करते हैं, तो आपस में ये कम्पीट करेंगे और एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक बेटर पोजीशन में जाएंगे। एंड अलग अगर इंडियन एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स लड़ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में अच्छी चीज है कि इंडियन एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेटर कर रहे हैं। तो कंपटीशन जो है, हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है। तो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या हो रहा है, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रही है कंपटीशन की वजह से। दूसरा, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब कि जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अब कंज्यूमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। पहले जब सिर्फ इंडियन कंपनीज इंडिया में थी तो उनके पास प्रोडक्ट्स की चॉइस नहीं थी, वो मार्केट में जाते थे, उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता था इंडियन कंपनी का। बट अब क्योंकि बाहर की कंपनीज भी आ गई हैं, इंडियन कंपनीज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है कि चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब अगर इंडियन कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसको सेम चीज के लिए 4 ऑप्शंस दिखते हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए उसको 4 ऑप्शन दिखते हैं कि ये भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, ये भी एंड ये भी। अब इनमें से एक चूज करना है, तो जो कंज्यूमर है उसके पास चॉइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली वो कंज्यूमर जो वेल ऑफ सेक्शंस के हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए ये चीज और ज्यादा फायदेमंद रही है। देखो, जो गरीब आदमी है वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो सस्ती से सस्ती चीज खरीदे, वो क्वालिटी के लिए मतलब उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव चीज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम महंगी होती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही देखने मिलेगा कि जो अच्छी चीज होती है, अच्छी क्वालिटी की, वो महंगी होती है थोड़ी। तो गरीब आदमी हमेशा किस चीज के पीछे जाएगा कि ऐसी चीज जिसको वो अफोर्ड कर सके, जो थोड़ी उसके बजट में हो। तो वो हमेशा सस्ती से सस्ती चीज के लिए जाएगा। तो उसके पास जो ऑप्शंस है ना वो बहुत सिमट के रह जाते हैं गरीब आदमी के पास। बट अमीर आदमी जिसके पास पैसा ही पैसा, उसके पास अथाह ऑप्शन है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बहुत सारे ऑप्शंस में से चूज कर सकता है, क्योंकि उसको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे क्वालिटी पे देखना है। उसको ये भी प्रोडक्ट ले सकता है, वो ये भी, उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो खरीद सकता है। तो जो स्पेशली वेल ऑफ सेक्शन के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है चॉइस के मामले में। अब लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ज्यादा चॉइसेस हैं एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, वो भी लोअर प्राइसेस पे। मतलब कि जब 4 प्रोड्यूसर्स एक साथ लड़ेंगे तो हमेशा वो कोशिश करते हैं वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, अब गरीब वाली बात आ जाएगी, तो ये जो प्रोडक्ट है इनका लोअर प्राइस भी गरीब लोगों के पहुंच से दूर हो सकता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं वो बेहतर पोजीशन में रहते हैं, यहाँ पे चॉइसेस के मामले में उनके पास बेहतर पोजीशन रहती है। तो जैसे आप मार्केट भी गए होंगे एंड यहाँ पे भी एक, मान लो सेब वाले की दुकान है, यहाँ पे भी एक सेब वाले की दुकान है। ठीक है, अब इसने बोला कि पहले 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, और ये बोल रहा था 120 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो सारे लोग जो है 100 रुपए वाले के पास जा रहे थे। ठीक है, एंड इसने क्या देखा कि ये 100 मतलब मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, तो इसने क्या कर दिया, 90 रुपए पर केजी पे इसने बेचना शुरू कर दिया। तो अब सारे जो लोग हैं वो 90 रुपए के पास आने लग गए, जो पर्सन 90 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा उसके पास आने लग गए। फिर
ये वाला जो 100 रुपए वाला है, इसने सोचा कि मेरे तो सारे कंज्यूमर चले गए, इसने कहा कि 85 रुपीज। तो और फिर इसने सोचा कि ये 85 पे दे रहा है, मैं भी 85 पे दे रहा हूँ क्योंकि देता हूँ, इसने भी 85 कर दिया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये लोगों ने ना प्राइस घटा दिया, कहाँ तो ये 120 का दे रहा था, कहाँ ये पर्सन 100 का दे रहा था, बट दोनों घटते घटते किस पे आ गए, 85। अब 85 के नीचे जाएंगे दोनों तो इनको लॉस झेलना पड़ सकता है, तो इसीलिए दोनों 85 पे आके रुक गए। तो दोनों के दोनों अब बोल रहे हैं 85 पर केजी पे प्रोडक्ट देंगे। तो देखो जब कंपटीशन होता है ना, तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स को कैसा फायदा होता है। अब सेम क्वालिटी है एप्पल्स की, सेम मतलब इसने अपने रेडी के जो सेब है वो तो नहीं बदले, इस पर्सन ने भी अपने सेब नहीं बदले, बट दे केप्ट ऑन चेंजिंग द प्राइस एज पर द डिमांड, कि उनको अगर लग रहा है कि उनके पास डिमांड नहीं आ रही तो उन्होंने थोड़ा प्राइस कम कर दिया, क्वालिटी सेम है। तो जो कंपटीशन है वो क्या करता है, वो बेहतर क्वालिटी को सस्ते दामों पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। मतलब जब दो प्रोड्यूसर्स, दो कंपनीज एक साथ लड़ती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएं, वो भी सस्ते दामों पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें। तो कंज्यूमर्स को इस तरीके से फायदा हुआ कि जो बेहतर प्रोडक्ट है वो उन्हें थोड़े सस्ते दाम पे मिल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आज लोग जो हैं, स्पेशली जो अमीर लोग हैं, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, ये लोग बेहतर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंजॉय करते हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, जो भी प्रोडक्ट मिलता था वो हायर प्राइसेस पे ही मिलता था, और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, क्योंकि तब सिर्फ इंडियन कंपनीज रहती थी और वो इतनी ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होती थी अपनी क्वालिटी को बेटर करने के लिए। बट जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, फॉरेन प्रोड्यूसर्स आने लग गए, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, सारी कंपनीज जो है वो कोशिश करने लग गई कि वो बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं एट चीपर प्राइस। तो इसकी वजह से जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी चीजें अफोर्डेबल प्राइस पे मिलने लग गई और इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो गया। अब प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रह पाया, या यूं बोले बहुत यूनिफॉर्म नहीं रह पाया। कुछ जगह प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा फायदा देखने मिला, कुछ जगह प्रोड्यूसर्स को अच्छा फायदा नहीं देखने मिला। कहीं कहीं वर्कर्स की बेटरमेंट हुई, कहीं कहीं पे वर्कर्स को फायदा हुआ इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंड कहीं कहीं पे नहीं हुआ। तो मतलब कंज्यूमर्स की बात करें तो ओवरऑल कंज्यूमर्स का पलटा जो है वो पॉजिटिव साइड रहा है, कंज्यूमर्स थोड़े फायदे में रहे हैं। बट अगर हम प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स की बात करें तो इन पे जो असर रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा है। कुछ प्रोड्यूसर्स फायदे में रहे हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स नुकसान में रहे हैं, कुछ वर्कर्स फायदे में रहे हैं, कुछ वर्कर्स जो है थोड़े नुकसान में रहे हैं। तो सबसे पहला जो असर अगर हम डिस्कस करें कि क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन का, तो ये है कि एमएनसीज ने पिछले 20 सालों में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इंडिया में। अब कोई चीज बढ़ रही है, अगर जो एमएनसीज हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने से उनको कोई फायदा हो रहा होगा, तभी तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है इतना ज्यादा। अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट से फायदा नहीं होता तो एमएनसीज हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि इन्वेस्टमेंट कम होती जाती। बट पिछले 20 सालों में हमें क्या देखने मिला है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एमएनसीज जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उनको फायदा हो रहा है। एमएनसीज जो है वो स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रही हैं जिसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उन्हें इंडिया में मिल रही हैं। तो जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एमएनसीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो सेल फोन्स, मतलब फोन वगैरह वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप की हैं। ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इन सारी चीजों में बाहर की कंपनीज ने, एमएनसीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड बैंकिंग भी स्पेशली अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। सो दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से, सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें वो हैं जिनको अमीर लोग या बेहतर जो कंडीशन में है लोग वो बहुत ज्यादा खरीदते हैं। गरीब लोग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड या बहुत महंगे फोन्स की तरफ इतना ज्यादा नहीं जाते। बट जो अमीर लोग हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, वो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो जॉब क्रिएट करती हैं। मतलब जो हमने ऊपर बात की, सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सारी चीजें एंड सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे देश में बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट कर रही हैं। इसके साथ साथ जो लोकल कंपनीज हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं,
उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब कि मान लो कोई लोकल कंपनी है जो कि सेल फोन्स वाली इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल पहुंचाती है, तो वो जो लोकल कंपनी है उसको भी फायदा हुआ है, उसने भी प्रॉस्पर किया है। Now here they have given this section about how to attract the foreign investment and what are the steps that government is taking to attract the foreign investment. सो अभी कुछ सालों में क्या हुआ है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिया में वो कुछ स्पेशल स्टेप्स ले रही हैं फॉरेन कंपनीज को आकर्षित करने के लिए कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं। इंडस्ट्रियल जोन मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने वाली है। एंड क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक अलग से इंडस्ट्रियल जोन है, तो इनका नाम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनको सेटअप किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। जैसे आप देखोगे हरियाणा में गुड़गांव जो है वो भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं इनमें क्या एम किया जाता है कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज जितनी भी होंगी वो सब वर्ल्ड क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। एंड वो कंपनीज जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में प्रोडक्शन यूनिट सेट करती हैं, जो कि अपना बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सेट करती हैं, उनको 5 सालों तक टैक्स की छूट दी जाती है। मतलब उनको 5 सालों तक, शुरुआत के 5 सालों तक टैक्स नहीं देना होता है। तो इसके थ्रू क्या इनकरेज किया जा रहा है कि बाहर से जो कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप हमारे देश में आओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे अपने बिजनेसेस खड़े करो एंड 5 सालों तक कोई इंटरेस्ट मत दो, कोई टैक्स मत दो, तो कोई भी टैक्स मत दो। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको सेटअप करने के लिए सस्ता जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो चीप लेबर है वो भी मिल रहा है। इंडिया में जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ एंड इवन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंपनीज एंड इवन इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी आएँ और बिजनेस सेटअप करें, प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सेटअप करें। सो गवर्नमेंट ने SEZs के साथ साथ एक और चीज़ पे काम किया जो कि है लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो हमने पिछले चैप्टर में, मतलब जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है ताकि वर्कर्स के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो इन लेबर लॉज में ये जो रूल रेगुलेशंस हैं इनमें थोड़ी सी छूट दे देती है, इनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देती है कि कोई बात नहीं, आप कुछ रूल्स रेगुलेशंस को नहीं भी फॉलो करोगे तो चल जाएगा। सो अब फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में अलाउ किया है कंपनीज को कि वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को इग्नोर कर सकती हैं। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस? लेबर से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर आपने इतने लेबर्स रखे हैं तो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे, देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कंपनीज आर सपोज्ड टू फॉलो, बट in recent years what has happened that government has allowed the companies to ignore some of these rules कि ठीक है, it's okay if you are not following some of the rules। ऐसा नहीं कि सारे रूल्स को आप इग्नोर कर सकते हो, नो, सम ऑफ द बेसिक रूल्स जो इग्नोर किए जा सकते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उनको इग्नोर करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि देखो, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो हम सबको बहुत ही बंधन फील होता है एंड हम इफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाते। जब हमारे ऊपर कोई एकदम रूल लगा दे कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, तो हम ना अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं और हम फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाते, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती जितनी निकलनी चाहिए। सेम गोज विद कंपनीज एज वेल कि जब कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं तो कंपनीज भी अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब वो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रिलैक्सेशन दे रही है तो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी कि ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, वो यहाँ पे ईजिली आके एकदम फ्रीली ऑपरेट कर सकती हैं। So instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibly for short periods when there is intense pressure of work। तो अब क्या हो रहा है कि कंपनीज जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, एक रेगुलर बेसिस पे लोगों को हायर करने की बजाय, मतलब जैसे कि उन्होंने किसी को हायर कर लिया और बस ठीक है, जब तक वो पर्सन अच्छा काम करेगा तब तक वो कंपनी में रहेगा,
ऐसा नहीं कर रही कंपनीज। कंपनीज क्या कर रही हैं, वो लोगों को काम के जरूरत के हिसाब से हायर कर रही हैं, वो फ्लेक्सिबली लोगों को हायर कर रही हैं कि जब काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, व्हेन देयर इज अ बिजी सीजन, तो जो कंपनीज हैं वो कुछ लोगों को हायर कर लेती हैं और उनको भी काफ़ी क्लियरली मेंशन किया जाता है कि यू आर गेटिंग दिस जॉब फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। आपको 1 साल के लिए जॉब दी जा रही है, आपको 6 महीने के लिए जॉब दी जा रही है। तो इस तरीके से वो बहुत ही फिक्स कर देते हैं कि आपको इतने टाइम के लिए जॉब मिल रही है, उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो चीज है, ये इससे कंपनीज को फायदा हो रहा है, वर्कर्स को तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर किसी पर्सन की जॉब लग गई है तो उसको एक तरफ से टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि ठीक है चलो मेरी जॉब लग गई, अब मुझे निकाला नहीं जाएगा, अब मेरे को अगली जॉब की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बट जब आपको बहुत ही फिक्स्ड पीरियड के लिए जॉब दी जाती है कि आप सिर्फ 6 महीने के लिए जॉब पे हो या 1 साल के लिए जॉब पे हो, तो पर्सन को टेंशन रहती है कि हाई 1 साल बाद मेरी जॉब चली जाएगी, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो वो जो दिक्कत है वो वर्कर्स के लिए है, बट कंपनीज को इससे फायदा होता है। जो बाहर की कंपनीज है उनको ये टेंशन नहीं रहती कि हमें ज्यादा वर्क फोर्स ज्यादा टाइम के लिए रखनी पड़ेगी। अगर कभी जरूरत नहीं है तो वो वर्क फोर्स को निकाल सकते हैं और अपने सैलरी का पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि वर्क फोर्स अगर ज्यादा होगी, ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो ज्यादा सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो कंपनीज को ये फायदा होता है कि वो अपनी नीड के हिसाब से लोगों को हायर कर लेती हैं और उसके हिसाब से वो निकाल देती हैं। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रोवाइड करा रही है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है, टैक्स पे छूट दे रही है 5 साल की, है ना, और बहुत सारे लेबर लॉज पे छूट दे रही है। बट इन सब के बावजूद भी जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड कर रही हैं लेबर लॉज में। वो कह रही हैं कि हमें और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रिलैक्सेशन चाहिए ताकि हम इजीली ऑपरेट कर सकें। तो मतलब कि जो फॉरेन कंपनीज है वो भी और ज्यादा रिलैक्सेशन चाहती हैं। तो पहला जो हमने इम्पैक्ट देखा ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में, वो ये था कि बहुत सारी एमएनसीज जो हैं अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, इससे उनको फायदा हो रहा है। एमएनसीज जो हैं वो फायदा उठा रही हैं, वो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलफोन, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हैं एंड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वो अपने सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पा रही हैं, सस्ते दामों पर सर्विसेज ले पा रही हैं, इन सबसे उनको फायदा हो रहा है। अब सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है, वो है कि कुछ टॉप इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी फायदा हुआ है बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से। क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ा एंड इस कंपटीशन की वजह से इंडियन कंपनीज को भी फायदा हुआ है। अब इंडियन कंपनीज ने नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, इनोवेशन की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और उससे नए प्रोडक्शन मेथड्स निकाले कि क्या करें जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो इजीली सस्ते दामों पर बन जाए और हम लोगों को सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बेच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो क्या हो रहा है कि जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं, कुछ बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज, उनको ये मौका मिला इस बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से कि वो नई टेक्नोलॉजी बनाएं, नए प्रोडक्शन मेथड्स पे काम करें, अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और कुछ जो इंडियन कंपनीज हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके। मतलब कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिला, एक्सपेंड करने का मौका मिला विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंपनीज की। एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, दोनों ने हाथ मिला लिया और दोनों मिलके प्रॉस्पर कर रही हैं। तो ये चीज भी हमें देखने मिली। Moreover, globalization has enabled some large companies to emerge as multinationals themselves. तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से मौका मिला कि वो भी मल्टीनेशनल बन सके। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर के देश की कंपनीज ही मल्टीनेशनल है, कुछ इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल है, जैसे कि टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो ऑटोमोबाइल्स के मामले में, स्टील के मामले में जैसे टाटा स्टील जो है उसके मामले में, ये सारी जो कंपनीज है वो इंटरनेशनल है। वो दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन करती हैं, दूसरे देशों में वो ऑपरेट करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो कि मल्टीनेशनल है। तो एक एग्जांपल हो गया टाटा मोटर्स जो कि ऑटोमोबाइल्स में डील करती हैं, देन इन्फोसिस जो कि आईटी में डील करती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है इन्फोसिस। रेनबैक्सी जो कि मेडिसिन में डील करती है, एशियन पेंट्स जो कि पेंट्स के फील्ड में काफ़ी अच्छी है, आप ऐड भी देखते होंगे एशियन पेंट्स वगैरह की। देन सुंदरम फास्टनर्स, ये नट्स एंड बोल्ट्स में एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया की है।
तो ये कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कि अपने ऑपरेशंस को पूरी दुनिया भर में फैला रही हैं। तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ बाहर की कंपनीज को ही मल्टीनेशनल बनने का मौका मिला है, बल्कि कुछ इंडियन कंपनीज को भी मौका मिला है कि वो अपने ऑपरेशंस को दुनिया भर में फैला सकें। तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन कंपनीज को भी फ़ायदा हुआ है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वो कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, पर्टिकुलरली वो कंपनीज जो कि आईटी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। The Indian company producing a magazine for the London-based company and call centers are some examples. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक इंडियन कंपनी किसी लंदन बेस्ड कंपनी के लिए मैगजीन प्रोड्यूस करती है, ये भी एक सर्विस है। ठीक है, किसी कॉल सेंटर में क्या किया जा रहा है, इंडिया में बैठे लोग यूएस की कंपनी के लिए कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ सर्विस। तो जो सर्विसेज हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Besides, a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. तो आईटी सर्विसेज एंड जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि जैसे मैगजीन प्रोड्यूसिंग है, कॉल सेंटर है, इन चीज़ों के साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब इन सारी चीज़ों के साथ बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे डेटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों को भी क्या किया जा रहा है, हमारे देश में सस्ते दामों पे किया जा रहा है एंड डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो जैसे हमने कॉल सेंटर का एग्जाम्पल पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो एक यूएस की कंपनी है वो क्या करती है, वो कॉल सेंटर की सर्विसेज इंडिया से लेती है। ठीक है, हमने एक लंदन बेस्ड कंपनी का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से एक लंदन बेस्ड कंपनी जो है एक दिल्ली बेस्ड कंपनी से हेल्प लेती है डिजाइनिंग के लिए, मैगजीन के प्रोडक्शन के लिए। अब ऐसे में एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या होता है कि जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अकाउंटिंग कंपनीज, ऑडिटिंग कंपनीज, वो क्या करती हैं, जैसे बाहर यूएस में भी उस कंपनी का ऑफिस है एंड इंडिया में भी एक कंपनी का ऑफिस है, सेम कंपनी है, लेट्स से देयर इज एन कंपनी एक्स, ये एक्स अकाउंटिंग कंपनी है। तो इस एक्स अकाउंटिंग कंपनी का ऑफिस यूएस में भी है एंड इंडिया में भी एक ऑफिस है। ठीक है, बट यूएस में इसका मेन ऑफिस है। मेन ऑफिस बोलेंगे कि इसका किस में है, यूएस में इसका मेन ऑफिस है। जिसके मेन क्लाइंट्स हैं वो यूएस की कंपनीज हैं। ये जो कंपनी है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, ये सारी सर्विसेज जो है इस तरीके की सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई ये ऑडिटिंग की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है किसी कंपनी को, तो वो कंपनी है यूएस की। कंपनी किसकी है, यूएस की कंपनी है। मान लो एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी इस एक्स अकाउंटिंग कंपनी के पास आई और बोली कि आप मेरा ऑडिट कर दो। ठीक है, तो एक्स कंपनी ने बोला कि ठीक है, हमारा यूएस में ऑफिस है, आप वहां पे अपनी जो भी पूरी ऑडिटिंग की सर्विसेज होती हैं वहां से आप अवेल कर सकते हो। तो यूएस में जो बैठे हुए लोग हैं, जो ऑफिस में लोग हैं, वो एबीसी कंपनी का ऑडिट संभालेंगे। अब जब वो एबीसी कंपनी का ऑडिट संभालेंगे, ऑडिट का मतलब एक तरीके से अकाउंट्स वगैरह चेक करना कि सारी चीजें सही हैं कि नहीं, कि एबीसी के अकाउंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीजें एकदम सही से तो दिखाई हुई हैं, कहीं कोई फ्रॉड, कहीं कोई घपला तो नहीं। तो ये सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे चेक करने को हम क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। तो अब यूएस में जो बेस्ड ऑफिस है उसने एबीसी कंपनी का ऑडिट हाथ में लिया। अब ऑडिटिंग में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, एक काम तो नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, सारे अकाउंट्स वगैरह चेक करने होते हैं, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करनी होती हैं। तो इसमें ये जो यूएस में बैठे लोग हैं, इन्होंने कुछ काम इंडिया के ऑफिस को मेल कर दिया, सारा काम ऑनलाइन होगा। तो यूएस में जो एक्स कंपनी का ऑफिस है उसने क्या बोला, उसने इंडियन ऑफिस को बोला कि आप एबीसी कंपनी के ऑडिट में हमारी हेल्प करो। तो बहुत सारा जो काम है वो इंडियन ऑफिस करेगा, अकाउंट्स वगैरह चेक करना है, बहुत सारी जो चेकिंग है वो कौन करेगा, वो इंडियन कंपनी में बैठे लोग करेंगे, इंडियन ऑफिस में बैठे हुए लोग करेंगे। सेम कंपनी है एक्स अकाउंटिंग, इसका ऑफिस यूएस में भी है, इंडिया में भी है। मेन ऑफिस है यूएस में, इस यूएस में बैठे ऑफिस ने काम लिया क्लाइंट से, एबीसी से। अब ये काम डेलीगेट किसको कर दिया, इंडिया को, कि आप हमारी इस काम में हेल्प करो, एबीसी का ऑडिट करवाओ आप। अब क्यों इंडिया को डेलीगेट किया गया, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं ना,
इंडिया में लोग बहुत सस्ते दाम पे काम कर देते हैं। जो सेम पोजीशन पे यहाँ पे पर्सन, लेट्स से यहाँ पे एक मैनेजर है, यूएस के ऑफिस में एक मैनेजर है एंड इंडिया के ऑफिस में भी एक मैनेजर है। अब जो इंडिया का मैनेजर है ना, वो काफी सस्ते, उसकी सैलरी जो है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू यूएस का मैनेजर। तो ज्यादातर जो काम है वो लोग इंडिया वालों को डेलीगेट कर देते हैं ताकि उनका कम पैसों में ज्यादा काम हो जाए। एंड ये जो यूएस के ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, ये सारी ऑफिस विजिट करेंगे, एबीसी के ऑफिस में जाएंगे, वो उसके वहां पे इन ऑफिस अकाउंट्स वगैरह चेक करेंगे, बाकी जो भी ऑडिटिंग का प्रोसीजर होता है। तो विजिट कौन कर रहा है? यूएस के ऑफिस कर रहा है। यूएस के जो ऑफिस हैं, इसके लोग जा रहे हैं एबीसी कंपनी में प्रॉपर ऑडिटिंग वगैरह करने के लिए, विजिट वगैरह करने के लिए। बट बाकी जो काम है, बाकी वो काम जो कि डेलीगेट किया जा सकता है, ठीक है, वो काम इंडिया का ऑफिस कर रहा है। जब इंडिया का ऑफिस सारे अकाउंट्स वगैरह चेक कर लेगा तो वो इन्फॉर्मेशन इसको सेंड कर देगा, मेल कर देगा कि हाँ हमने अकाउंट्स चेक कर लिए, ये गड़बड़ है, इस चीज पे हमें बात करनी है। तो सारी बातें कॉल पे हो जाएंगी। यूएस का पर्सन रहेगा कॉल पे, जो यूएस ऑफिस है उसका भी पर्सन रहेगा, इंडियन ऑफिस का भी पर्सन रहेगा एंड क्लाइंट का पर्सन भी रहेगा, मतलब एबीसी कंपनी का भी एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और ये तीनों मिलके कॉल पे, टीम्स पे, जो टीम कॉल होती है उस पर तीनों मिलके बात कर लेंगे कि ये ऑडिट में दिक्कत है या ये हमें इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक कोने में बैठा पर्सन दूसरे दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन से किस तरीके से हेल्प ले रहा है, इंडिया में किस तरीके से सर्विसेज दी जा रही हैं। तो इंडिया में जो सर्विसेज का बिजनेस है ना, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया था पिछली क्लासेस में कि किस तरीके से, मान लो कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ पर्सन है, उसको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो इंडिया की कंपनी को अप्रोच करेगा, इंडिया में कोई कंपनी है उसको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि आप हमें ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो। इंडिया की कंपनी वो सॉफ्टवेयर बना देगी और उसको ऑनलाइन डिलीवर कर देगी। तो सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं इंडिया में, एंड ग्लोबलाइजेशन को ने इनको बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प की है। अब यहाँ पे कुछ और सेक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला सेक्शन है स्मॉल प्रोड्यूसर कंपीट और पेरिश। जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, जो छोटा प्रोड्यूसर है, वो या तो कंपीट करेगा या तो पेरिश हो जाएगा। पेरिश मतलब या तो खत्म हो जाएगा। फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंज। तो बहुत बड़े मात्रा में जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं एंड वर्कर्स हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक दुखद चीज है, एक बड़े चैलेंजेस की तरह उभर के आया है। सो राइजिंग कंपटीशन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। बट जरूरी नहीं ना कि हर कंपनी इस कंपटीशन को सस्टेन कर पाए। बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी होंगी जो कि इस कंपटीशन को सरवाइव कर जाएंगी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज की तरह उभर के आएंगी। बट बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी भी होंगी जो कि इस बढ़ते हुए कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाएंगी और वो अपना बिजनेस बंद कर देंगी। सो ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. तो रवि जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के इतने कम समय के दौरान ही उनको इतने बड़े क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। सो रवि ने अपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक बैंक से लोन लिया था। तो उन्होंने कौन सी कंपनी शुरू की? उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू की जो कि कैपेसिटर्स प्रोवाइड करती है, कैपेसिटर्स बनाती है। तो 1992 में होसुर, जो कि तमिलनाडु का एक इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां पे उन्होंने ये अपनी कंपनी जो है वो शुरू की। कैपेसिटर्स जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में यूज होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन्स, फैंस, इन सारी चीजों में जो कैपेसिटर्स हैं वो यूज होते हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर ही, मतलब 1992 से लेकर 1995 तक ही क्या हुआ कि रवि ने अपना बिजनेस काफी एक्सपेंड कर लिया एंड अब रवि के अंदर 20 वर्कर्स काम करते थे। His struggle to run his company started when the government removed restriction on import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001. तो रवि की दिक्कत कब शुरू हुई? रवि का स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स की इंपोर्ट पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो 2001 के दौरान गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स ऑफ कैपेसिटर पे से रिस्ट्रिक्शन हटा दी।
इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, पहले लेट्स से इफ दिस इज इंडिया, यहाँ पे जैसे ये इंडिया है, ठीक है। पहले जब इंडिया में कैपेसिटर्स की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब कि बाहर के देश में बनने वाले कैपेसिटर्स, ये फॉरेन कंपनी मान लो, फॉरेन कंपनी में बनने वाले कैपेसिटर्स इंडिया में नहीं आ सकते थे। अगर इंडिया में किसी को कैपेसिटर चाहिए तो उन्हें इंडियन कंपनी के कैपेसिटर्स ही खरीदने होंगे, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर इंपोर्ट करेंगे भी तो बहुत ज्यादा टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। बट अब क्या हुआ 2001 में, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ना इंपोर्ट के ऊपर, कि बाहर के बने हुए कैपेसिटर्स नहीं खरीदे जाएंगे इंडिया में, बाहर के कैपेसिटर्स इंडिया में नहीं आएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन थी। बट अब इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। रिस्ट्रिक्शन के हटने का मतलब क्या है कि अब इंपोर्ट्स अलाउ कर दिए गए। अब जो कैपेसिटर है, बाहर के देश में बना हुआ कैपेसिटर भी इंडिया में आ सकता है। इसकी वजह से रवि जैसे प्रोड्यूसर्स को क्या दिक्कत आई कि बाहर जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं, मान लो वो बहुत ही सस्ते दामों पर बन रहे हैं, एंड बाहर से आए हुए कैपेसिटर्स इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी से बिकने लगेंगे। जब इंडिया में बाहर के कैपेसिटर्स बिकने लगेंगे तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स जैसे कि रवि हैं, उनके कैपेसिटर्स नहीं बिकेंगे और उनका बिजनेस लॉस में जाने लगेगा। तो यही दिक्कत जो है रवि को झेलनी पड़ी। हिज मेन क्लाइंट्स द टेलीविजन कंपनीज, उनके जो मेन क्लाइंट्स थी वो टेलीविजन कंपनीज थी। और ये जो टेलीविजन कंपनीज हैं, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स जो हैं वो दूसरी कंपनीज से खरीदती थी ताकि वो टेलीविजन बना सके। तो जो रवि हैं, रवि से वो कैपेसिटर्स खरीदती थी। जो टेलीविजन कंपनीज हैं वो काफी बड़ी मात्रा में कैपेसिटर्स खरीदती थी अपने टेलीविजन्स को बनाने के लिए। However, competition from the MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC। बट हुआ क्या कि MNC से बहुत ज्यादा कंपटीशन आने लग गया इन टेलीविजन कंपनीज को। मतलब कि टेलीविजन कंपनीज जो टेलीविजन बना रही थी, उनको एक भारी कंपटीशन देखना पड़ा एमएनसी से। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंडिया में आके अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करने लग गई एंड उन्होंने इंडियन टेलीविजन मेकर्स के साथ हाथ मिलाया एंड इंडियन टेलीविजन मेकर कंपनीज क्या बन गई, असेंबलिंग यूनिट्स बन गई। मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसे समझते हैं, पहले यहाँ पे टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो क्या करते थे, ये इंडियन टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, इंडियन। ये रवि से कैपेसिटर्स खरीदते थे, ठीक है। रवि जो हैं इनको कैपेसिटर्स बेचते थे। तो रवि की अच्छी खासी इनकम हो जाती थी क्योंकि उनको अच्छे ऑर्डर मिलते थे इन मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे अब आ गई एमएनसी। अब जैसे ही एमएनसी आई तो एमएनसी किस में आई है, एमएनसी आई है टीवी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब जब टीवी मैन्युफैक्चरिंग में एमएनसी आई है तो इंडियन टीवी मैन्युफैक्चरर्स को बहुत भारी भरकम कंपटीशन का सामना करना पड़ा एंड इन्होंने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी बंद कर दी। हुआ क्या कि इन एमएनसीज ने इंडिया के टीवी मैन्युफैक्चरर के साथ हाथ मिलाया और बोला कि आप हमारे लिए असेंबलिंग करो। मतलब कि ये एमएनसी के नाम पे, एमएनसी के ब्रांड के नाम पे आप यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टीवी बनाओ। तो पहले ये इंडियन टीवी मैन्युफैक्चरर्स अपने नाम पे टीवी बनाते थे, बट अब क्या हुआ, अब एमएनसी ने इन्हें बोला कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को असेंबल करना शुरू करो, हमारा एक बहुत बड़ा टीवी का ब्रांड है, इस टीवी को आप असेंबल करना शुरू करो। तो इंडियन टीवी मैन्युफैक्चरर ने एमएनसी के टीवीज को असेंबल करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड असेंबली में भी क्या होता था, कुछ कुछ कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ती थी एंड ये जो कैपेसिटर्स हैं ये कहाँ से खरीदे जाते थे, ये भी इंपोर्ट किए जाते थे क्योंकि इंपोर्टेड कैपेसिटर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते होते थे। तो अब देखो रवि का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही बंद हो गया,
पहले जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत ज्यादा मात्रा में इनसे कैपेसिटर्स वगैरह खरीदती थी, अब वो नहीं खरीद रही। जो थोड़े बहुत कैपेसिटर्स इन टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को खरीदने पड़ रहे हैं असेंबली करने के लिए, वो भी कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं, दूसरे देश से खरीदे जा रहे हैं। जो इंपोर्टेड किए हुए कैपेसिटर्स हैं वो रवि के कैपेसिटर्स के प्राइस के लगभग हाफ पे मिल रहे थे। तो मान लो रवि जो है वो एक कैपेसिटर 100 रुपए पे बेच रहे हैं, तो इंपोर्टेड कैपेसिटर्स लगभग 50 रुपए पे उन्हें मिल जा रहे थे, इसीलिए वो बाहर से कैपेसिटर्स खरीद रहे थे। इससे क्या हुआ कि रवि का जो बिजनेस है वो बंद होने लग गया। Ravi now produces less than half the capacitors that he produced in the year 2000 and has only 7 workers working for him. और अब रवि जो हैं वो 2000 में जितने कैपेसिटर्स प्रोड्यूस करते थे ना, उसका हाफ कैपेसिटर्स अब वो प्रोड्यूस करने लग गए। एंड अब उनके पास जो वर्कर्स हैं वो भी सिर्फ 7 वर्कर्स बचे उनके अंदर काम करने के लिए। पहले उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा कर लिया था कि उनके अंदर 20 वर्कर्स काम कर रहे थे, एंड अब उनका बिजनेस इतना मंदा हो चुका है कि सिर्फ 7 वर्कर्स उनके साथ काम कर रहे हैं। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. रवि के बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि सेम बिजनेस में थे, उन्होंने अपने बिजनेस बंद कर लिए, अपनी यूनिट्स बंद कर ली। Batteries, capacitors, plastics, toys, tires, dairy products, and vegetable oils are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. तो बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्रीज के जहाँ पे कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है ना, जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है इस बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से। बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो शट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। और जब बहुत सारी यूनिट्स बंद हो जाएंगी, बहुत सारी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब क्लोज हो जाएंगी, तो उसकी वजह से उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी जॉब से हाथ धो देंगे। तो जैसे आप रवि के एग्जांपल में देख लो, पहले 20 वर्कर्स उनके साथ काम करते थे एंड अब सिर्फ 7 वर्कर्स उनके साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब 13 वर्कर्स की जॉब चली गई, 13 वर्कर्स जो है वो जॉबलेस हो गए इस कंपटीशन के चक्कर में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए। The small and medium industries in India employ the largest number of workers, 11 crore in the country, next only to agriculture. तो इंडिया में जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है ना, वो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है जो कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करता है, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो हमारे देश में सबसे पहले नंबर पे लोग किस सेक्टर में काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। एंड सेकंड जो जगह है जहां पे आपको सबसे ज्यादा लोग काम करते हुए दिखेंगे वो है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो अगर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को इस तरीके से बढ़ते हुए कंपटीशन से धक्का लगेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं जॉबलेस हो जाएंगे, और जबकि ऐसा देखने मिल रहा है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे अब एक और सेक्शन दिया हुआ है जो कि वर्कर्स की कंडीशन की बात करता है। अभी हमने जो सेक्शन पढ़ा वो वर्कर्स की नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स की कंडीशन की बात कर रहा था कि किस तरीके से रवि जैसे जो स्मॉल एंड मीडियम प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हालत क्या रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्कर्स की कंडीशन के बारे में। सो कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। कंपटीशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है? कंपटीशन बढ़ा है, एंड कंपटीशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या हुई है? अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता, मतलब आपको कुछ भी कंफर्म नहीं पता, चीजें कभी भी बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आज आपकी जॉब लगी है एंड कुछ भी भरोसा नहीं है कि कल भी आपकी जॉब जा सकती है, 10 दिन बाद भी जा सकती है, 5 दिन बाद भी जा सकती है। मतलब कि आपको एक तरीके से ये भरोसा नहीं है, ये सर्टेनिटी नहीं है कि आपकी जो जॉब है वो लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये है, ये काफी बड़ा डर है। मतलब आप जॉब लेने जाओ और आपको ये डर बना हुआ है कि आपकी जॉब किसी पल जा सकती है, अगले घंटे भी जा सकती है, अगले दिन भी जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। आज 1 महीने कहीं जॉब कर ली, फिर जॉबलेस हैं, फिर 2 महीने कहीं जॉब मिल गई, फिर 6 महीने कहीं जॉब मिल गई, फिर से जॉबलेस हो गए, तो वो स्टेबल नहीं हो पाते। ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ द कॉम्पिटिशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइफ्स ऑफ वर्कर। ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन का जो प्रेशर है उसकी वजह से वर्कर्स की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है।
फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल वर्कर्स को, एक तरीके से फ्लेक्सिबली वर्कर्स को हायर करें, एम्प्लॉय करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि फ्लेक्सिबली वर्कर्स को एम्प्लॉय करने का मतलब जब जरूरत है तब एम्प्लॉयर्स को हायर कर लिया, एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, एंड जब जरूरत नहीं है, जब ज्यादा काम नहीं है, तो वर्कर्स को काम से निकाल दिया, तब एम्प्लॉयज को निकाल दिया काम से। तो यह फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय करना। सो ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस फ्लेक्सिबल वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ही तरफ जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब कि जो वर्कर्स की जॉब है वो सिक्योर नहीं है, मतलब एक सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। लेट अस सी हाउ द वर्कर्स इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आर हैविंग टू बियर दिस प्रेशर ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे इन्होंने एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इससे हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर इस बढ़ते हुए कॉम्पिटिशन की वजह से क्या असर हो रहा है। So large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters. तो बड़ी बड़ी जो MNCs हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, यूरोप एंड अमेरिका में, वो क्या करती हैं, वो इंडियन एक्सपोर्टर्स से प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं। मतलब यूरोप एंड अमेरिका में MNCs हैं, ये क्या करती हैं, ये इंडिया में बैठे हुए प्रोड्यूसर को क्या कहती हैं, ऑर्डर देती हैं कि आप हमें इतने प्रोडक्ट्स बेच दो। तो इंडिया से, इंडिया के जो गारमेंट्स हैं वो बन के कहाँ पे जाते हैं, यूरोप एंड अमेरिका। दीज लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर द चीपेस्ट गुड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो ये जो एमएनसीज हैं जिनका कि पूरी दुनिया भर में नेटवर्क है, ये क्या कोशिश करती हैं कि इनको सस्ते से सस्ते दाम पे इनका प्रोडक्ट मिल जाए एंड इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट डाउन देयर कॉस्ट। अब जो ये मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया में कपड़े को मैन्युफैक्चर करके एमएनसीज को, यूरोप की एमएनसीज, अमेरिका के एमएनसीज को बेचने वाले हैं, ये खुद कोशिश करते हैं कि वो अपना सस्ते से सस्ते दाम पे प्रोडक्ट बनाएं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। एमएनसीज क्या ढूंढ रही हैं, एमएनसीज वो पर्सन को ढूंढ रही हैं, उन कंपनीज को ढूंढ रही हैं जो चीपेस्ट दाम पे उनको कपड़ा बेचेगा। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले इन एमएनसीज से। एंड ज्यादा ऑर्डर कब मिलेगा, जब ये सस्ते दाम पे कपड़े बेचेंगे। तो सस्ते दाम पे कपड़े बेचने के लिए ये कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज एक्सपोर्टर्स, ये कोशिश करते हैं कि ये अपने कॉस्ट को कट करें, मतलब खुद जितने दाम पे कपड़ा बना रहे हैं उसको सस्ते से सस्ता बनाएं। As cost of raw material cannot be reduced, exporters try to cut labor cost. अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इतने आसानी से नहीं कम किया जा सकता, तो इसीलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। अब पहले जो कंपनीज परमानेंट बेसिस पे लोगों को हायर करती थी, अब वो वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पे रखती हैं, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, ताकि उनको वर्कर्स को पूरे साल भर के लिए पैसा ना देना पड़े। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर उन्होंने किसी वर्कर को हायर कर लिया तो जब तक वो अच्छा काम कर रहा है, जब तक काम उसका सही चल रहा है, तब तक उसे कंपनी में रखते थे, ऐसे ही नहीं निकालते थे। बट अब क्या हो रहा है, अब जो कंपनीज हैं वो कुछ थोड़े टाइम के लिए ही, जब बहुत ज्यादा काम है, साल में मान लो 1-2 महीने हैं जिसमें कि काम बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ उसी पीरियड के लिए ज्यादा वर्कर्स को हायर किया जा रहा है, बाकी पूरे साल भर कम वर्कर्स को रखा जा रहा है ताकि उनके जो पैसे हैं, सैलरी के पैसे हैं, वो बच सकें। एंड जो भी वर्कर्स यहाँ पे इन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा देर तक काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा घंटे एंड लेट नाइट शिफ्ट जो है उनको लगानी पड़ रही हैं ताकि जो ऑर्डर है वो टाइम से पूरा हो सके। जब पीक सीजन होता है, जब बहुत ज्यादा काम होता है, तब लोग मतलब 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, रात को भी शिफ्ट लगा रहे हैं ताकि जो ऑर्डर है वो पूरा हो सके। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। जो वेजेस है वो इन वर्कर्स की बहुत कम है, मतलब ये लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, रात रात को काम कर रहे हैं, बट इनकी वेजेस जो है वो बहुत लो हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनी 2 वक्त की रोटी कमा पाए। While the competition among the garment exporters has allowed the MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization. अभी जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच में कंपटीशन है, इसकी वजह से एमएनसीज को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि एमएनसीज को काफी सस्ते दामों पर इंडियन एक्सपोर्टर्स से क्या मिल रहा है, सामान मिल जा रहा है। बट इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको वो फायदा नहीं मिल रहा जो ग्लोबलाइजेशन से बाकी लोगों को मिल रहा है।
अब यहाँ पे ऐसे ही एक गारमेंट वर्कर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सुशीला की स्टोरी इन्होंने दी हुई है। सुशीला जो है वो 35 ईयर ओल्ड हैं एंड इन्होंने काफी सारे साल एक दिल्ली की एक गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे बिताए हैं। तो वहां पे जो सुशीला हैं वो परमानेंट वर्कर की तरह काम करती थी एंड उनको हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम एट डबल रेट, ये सारी चीजें मिलती थी। मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉय थी। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी परमानेंट वर्कर्स कभी कभी होते हैं। तो परमानेंट जो वर्कर्स हैं उनको कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो सुशीला को ऐसी ही फैसिलिटीज मिल रही थी एंड अगर वो ओवर टाइम करती थी, मान लो नॉर्मली उनके 8 घंटे के शिफ्ट है, अगर 8 से वो 9 घंटे काम कर रही है तो 1 घंटे का मान लो उन्हें 500 रुपए मिलता है नॉर्मली। नॉर्मली अगर वो 1 घंटे का 500 नहीं, मान लो 1 घंटे का उनको 100 रुपए मिल रहा है। लेट से 1 घंटे का उनको उन्हें 100 रुपए मिल रहा है नॉर्मल काम करने पे। तो 8 घंटे जब वो काम करती थी तो उनको 800 रुपए मिलता था। बट मान लो वो 9 घंटे काम कर रही है तो इस एक्स्ट्रा 1 घंटे के लिए उनको 100 नहीं बल्कि 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से काम के लिए दिया जाएगा। तो इस तरीके से उनको डबल रेट पे ओवर टाइम मिलता था। When Sushila's factory closed in the late 1990s, after searching for a job for 6 months, she finally got a job 30 kilometers away from where she lives. But क्या हुआ कि 1990s में सुशीला की जो फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी, वो फैक्ट्री बंद हो गई एंड फिर उसके बाद उन्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ी। तो 6 महीने तक उन्होंने दूसरी जॉब ढूंढी एंड फाइनली उनको एक जॉब मिली जो कि उनके घर से 30 किलोमीटर दूर पर थी। मतलब उनको काफी ज्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। Even after working in this factory for several years, she is a temporary worker and earns less than half of what she was earning earlier. And अब इस नई जॉब पे वो काफी सालों से काम कर रही हैं एंड उसके बावजूद भी वो एक टेम्परेरी वर्कर हैं एंड उनकी इनकम भी बहुत कम है। पहले वो जो दिल्ली की गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करती थी वहां पे जितनी इनकम कमाती थी उससे काफी ज्यादा, मतलब उसके आधे से भी कम इनकम अभी वो कमा रही हैं इस नई जॉब पे। So Sheila leaves her house every morning 7 days a week at 7:30 a.m. and returns at 10 p.m. वो उनके पास कोई छुट्टी नहीं होती, कोई वीकेंड नहीं होता। हफ्ते के सातों दिन उन्हें काम पे जाना होता है। सुबह 7:30 बजे वो घर से निकल जाती हैं, रात को 10 बजे वो आती हैं। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज एंड अगर वो किसी दिन काम पे ना जाएं तो उनको वेज नहीं मिलेगी उस दिन की। शी हैज नन ऑफ द बेनिफिट शी यूज टू गेट अर्लियर एंड अब उनके पास कोई भी वो बेनिफिट नहीं है, कोई भी ओवर टाइम करने का ज्यादा पैसा नहीं मिलता, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, जो प्रोविडेंट फंड वगैरह की फैसिलिटी उन्हें मिल रही थी, अब ऐसा कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस। एंड उनके घर के पास जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे बहुत ही फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स हैं। मतलब घर के पास वाली फैक्ट्रीज को कभी ऑर्डर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो इस चक्कर में उनके उनके घर के पास की जो फैक्ट्रीज हैं वो और ज्यादा कम पे करती हैं, इसीलिए वो घर से 30 किलोमीटर दूर आके एक फैक्ट्री में काम कर रही हैं। तो इस तरीके से वर्कर्स की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है ग्लोबलाइजेशन के इस बढ़ते कंपटीशन की वजह से। द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन टू मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। अब जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा कि किस तरीके से वर्कर्स की क्या हार्डशिप होती है, क्या उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, ये इस तरीके की कंडीशंस अब इंडिया की ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज में कॉमन हो गई हैं। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। Moreover, increasingly, conditions of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. अब एक और दुख की बात यह है कि धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की भी वर्किंग कंडीशंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसी होती जा रही हैं। मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हैं वो भी उनकी क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते थे वो भी अब खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्किंग कंडीशंस भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसी बनती जा रही हैं। वर्कर्स इन द unorganized sector such as Sushila no longer get the protection and the benefits that they enjoyed earlier. अब
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स भी, जैसे कि हमने सुशीला के केस में देखा, अब ये लोग भी वो बेनिफिट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे, नहीं इंजॉय कर पा रहे जो कि वो पहले इंजॉय किया करते थे। जैसे सुशीला को पहले जब वो एकदम दिल्ली की गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी वर्कर के तौर पे, तब वो परमानेंट वर्कर थी, प्रॉपर उनको बाकी बेनिफिट्स मिलते थे। बट अब वो कहने को, अब वो जहाँ पे काम कर रही हैं अपने घर से 30 किलोमीटर दूर, अब वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वो कहने को तो वहां पे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही है, वहां पे प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू ही वो उन्होंने जॉब ज्वाइन की है। बट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होने के बावजूद भी उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। तो वर्कर्स की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसका क्या असर रहा है इंडिया के प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इंडिया के वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। एंड इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें किस तरीके से बेनिफिट हुआ है, कंज्यूमर्स को किस तरीके से बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप कि ये जो इम्पैक्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा।